हेलो बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 63 है। क्लास 9th की, सब्जेक्ट है साइंस और ये 6 जनवरी 2022 को आई थी। We discussed it in the Google Meet class, but some of the students, as usual, were not present there. So this video is especially for them who did not come to the class, and it's a revision for those who came. तो लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटेशन चैप्टर ही है ये, उसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस करा था, ठीक है, और जी की वैल्यू हमने निकाली थी और उसका फॉर्मूला निकाला था। ये हम कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि what is gravitation. Gravitation is the motion of the objects under the influence of gravitational force. Obviously कोई भी चीज़ अगर धरती की तरफ गिर रही है, falling towards the earth, so there is a gravitational force and the motion is also there, इसीलिए वो मूव करके गिर रही है, ठीक है। Gyan, can you tell, if I drop a ball of iron and another ball of plastic of the same size in vacuum from the same height, which one will fall and reach the ground first? The mass of the plastic ball is less than the mass of the iron ball, due to which the iron ball will reach the ground first. आपने एक प्लास्टिक की बॉल फेंकी है, ठीक है, और एक लोहे की बॉल फेंकी है, तो ऑब्वियसली कौन सी नीचे पहले जाएगी? आयरन की बॉल नीचे जाएगी। Jan, as we know that every object is attracted towards the earth by a gravitational force, due to which acceleration due to gravity is produced. हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है एक कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ये जो जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। Therefore, in vacuum, not only these two balls, but all the objects fall with the same rate and reach the ground at the same time. इसका मतलब अगर हम वैक्यूम में हैं तो वहाँ पे कोई भी किसी भी साइज़ की, किसी भी मेटल की, किसी भी नॉन मेटल की कोई भी आप बॉल नीचे फेंकोगे तो वो सेम टाइम पे नीचे आएगी, ठीक है। यही हमने पढ़ा ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यही हमने पढ़ा। तो इसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैक्यूम है जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नथिंग, सो कोई भी हम लोगों ने दो चीज़ें इकट्ठे फेंकी तो दे विल फॉल विद द सेम पेस। In normal conditions, if we perform the similar activity with a feather and a stone, अगर normal condition देखे जाए उसमें हम लोगों ने एक feather ले लिया और एक stone ले लिया, we observe that the feather reaches the ground little later than the stone. तो feather जो है आराम से पहुंचेगा। This happens because of the air resistance, क्योंकि air उसको रुकावट कर रही है, मतलब it is giving frictional force. So the resistance offered by air to the feather is more than the resistance offered to the stone. और रुकावट कहाँ है? मतलब फेदर के लिए ज़्यादा है और स्टोन के लिए कम है, ड्यू टू विच द फॉलिंग स्पीड ऑफ द फेदर इज स्लोअर देन द स्टोन। इसकी वजह से जो फेदर है वो आराम से पहुंचेगा। बट इफ़ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन वैक्यूम कंडीशन, जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे विल फॉल फ्रीली विद द सेम रेट ऑफ वेलोसिटी, विद द सेम रेट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे ही ग्राउंड पर आएंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई है कि वैक्यूम में कोई फर्क नहीं है, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स विल फॉल विद द सेम पेस। बट इफ देर इज एयर देन द जो हल्का होगा, जैसे फेदर हल्का है तो वो जल्दी पहुंचेगा और स्टोन भारी है तो वो थोड़ा लेट पहुंचेगा, राइट। नियर द अर्थ सरफेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर बात करें रेडियस ऑफ अर्थ की, तो यही होता है ना रेडियस, और ये पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस होती है। तो नियर द अर्थ सरफेस, सरफेस के पास, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज कंसिडर्ड कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो सरफेस ऑफ अर्थ में क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए जो हमने मोशन की तीन इक्वेशंस करी थी वो वही एप्लीकेबल होंगी यहाँ पर। बस सिर्फ फ़र्क ये रहेगा कि जहाँ पे भी हम ए यूज़ कर रहे थे वहाँ पे स्मॉल जी यूज़ करेंगे, राइट है। तो ये हमारी तीन मोशन की इक्वेशंस हैं। देयरफॉर इन ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन, जैसे हम पत्थर फेंक रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ए कैन बी रिप्लेस बाय जी, ठीक है।
तो व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, जब उसको स्टोन को ऊपर फेंका जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको नेगेटिव लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप नीचे जब जा रहे हो तो आप विद ग्रेविटी जा रहे हो, लेकिन जब आप उसको उसी मोशन को अपोज करोगे, उसको मतलब उसको उल्टा करोगे, लाइक ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन करोगे, तो वो नेगेटिव में जाएगा, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये इसके अपोज कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, तो जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, देन जी इज द पॉजिटिव, ठीक है, वही जैसे मैंने बताया, लेकिन जब वो ऊपर जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन आंसर्स में, इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट? तो दे विल बोथ कम एट द सेम पेस। ठीक है, आप ये लिखोगे, इन वैक्यूम दे विल कम विद द सेम पेस एंड दे विल फॉल एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एन माइनस जी, तो ये हमारा आंसर नंबर 2 है, ये आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशन? क्योंकि वी हैव द एयर रेजिस्टेंस देयर। क्या लिखोगे? वी हैव द एयर रेजिस्टेंस देयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय रिप्लेसिंग ए विद जी, तो आप ये 3 लिखोगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 4। So here we are with the worksheet number 63 of 6 January 2022. See you next time with the worksheet number 64. Take care. Please do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.